हर्षदा के पास चला जा आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज के लिए। भाई सबसे इंपॉर्टेंट निफ्टी का एक नंबर कल आना था, बाजार बंद होने के बाद आया। बजाज फाइनेंस, गावस्कर चार्ट आप रेडी रखना। हर्षदा नंबर्स कैसे लग रहे हैं? अब आशीष नंबर्स तो ठीक है, लेकिन जो चिंता है वो कंपनी के गाइडेंस से है। कंपनी बेसिकली कह रही है कि देखिए अब यहाँ से क्रेडिट कॉस्ट थोड़े से बढ़ते हुए दिखाई देंगे, तो FY25 के लिए क्रेडिट कॉस्ट गाइडेंस जो है वो बढ़ा दिया है। अब जो बढ़ाया हुआ गाइडेंस आया है वो 2.05% पर है, जो पहले 1.75 से 1.85% के बीच क्रेडिट कॉस्ट रहना था। ये एक चीज़ नेगेटिव है जो कंपनी आगे के लिए आउटलुक दे रही है। अब आते हैं नंबर्स पर, तो नंबर्स इनफैक्ट आप कह सकते हैं मुनाफे में हमने बढ़त ज़रूर देखी है, लेकिन एक अदर इनकम का फैक्टर है। एसेट क्वालिटी थोड़ी सी बिगड़ती हुई दिखाई दी है, 0.86% से ग्रॉस NPA 1.06% पर आया। नेट NPA में भी कुछ हल्का सा इजाफा देखने को मिला है, लेकिन आप गौर करिएगा ब्याज से आय में एक अच्छा खासा पिकअप देखने को मिला है। साथ ही साथ जो मार्जिन्स हैं उस फ्रंट पर भी थोड़ी सी स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। ये बजाज हाउसिंग के लिए इन्होंने जो हिस्सा बेचा था उसका एक वन टाइम गेन है 2544 करोड़ के आसपास का, तो उस कॉन्टेक्स्ट में आपको नंबर्स को देखना है। क्रेडिट कॉस्ट रिफ्लेक्ट करती है किस तरह की क्रेडिट रिस्क कंपनी को नजर आ रही है, तो रिस्क बढ़ रही है मार्केट प्लेस में। ये कमेंट्री गड़बड़ है। स्टॉक लेकिन एक शार्प नॉक ऑफ ऑलरेडी लिया हुआ है। गावस्कर प्लेस्ड कैसा है? ऐसा है कि सबसे पहले डिस्क्लोजर ये है कि ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में था, उसको मैंने एग्जिट कर लिया करीब 10-15-20 दिन पहले। मुझे ध्यान नहीं है। अरे वाह। नहीं है ये स्टॉक। हाँ। अब क्योंकि मुझे एक सेल सिग्नल लिखा था एट ए हायर जोन समवेयर अराउंड 7300 के आसपास। अब भी इसमें स्टॉक में स्ट्रक्चरली वीक है, और जैसे जो सेटअप है उसके अब ट्रेड कर रहा है 6677 पर। सेटअप है कि जो रीसेंट लो हमने देखा है करीब 6300 का, वो ब्रीच होगा ऐसा लगता है। उसके बाद जो लोअर लेवल जो सपोर्ट मिल सकते हैं वो करीब मिल सकते हैं 5600 के आसपास। वहां पर एक ट्रेडिशनल सपोर्ट है, शायद वहां पर एक बाय सिग्नल मिले, लेकिन स्ट्रक्चरली अब थोड़ा वीक है। लोअर लेवल आते दिनों में देख सकते हैं। डिस्क्लोजर वंस अगेन, ये स्टॉक मेरे पास था और मैं इसमें एग्जिट कर चुका हूं। ओके, परसिस्टेंट सिस्टम्स और कोफोर्ज अपन लोग अपफ्रंट चर्चा कर रहे थे। 2 IT के नंबर्स आए थे, अब उनकी डिटेल में चर्चा कर ली जाए। और चार्ट्स इनके परसिस्टेंट और कोफोर्ज के मानस आप रेडी करो, आता हूं। हर्षदा क्या अपडेट्स? परसिस्टेंट के केस में एक अच्छा क्वार्टर है। डॉलर रेवेन्यू करीब 5% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। $345 मिलियन के आसपास ये फिगर है। कांस्टेंट करेंसी बेसिस पर 5% तक की ग्रोथ कंपनी ने डिलीवर की है, और मार्जिन्स जो हैं वो लगभग 14% के आसपास रहे हैं। परफॉर्मेंस में कोई खराबी नहीं है। इनफैक्ट कमेंट्री भी कंपनी की अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग है। $2 बिलियन के रेवेन्यू टारगेट्स को अचीव करने की बात भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ कोफोर्ज, ध्यान रखिएगा कोफोर्ज ने सिग्निटी को एक्वायर किया था, तो ये एडजस्टेड नंबर्स आपको ध्यान में रखने हैं। उस लिहाज से प्रॉफिट में करीब 9% तक का इजाफा है, 255 करोड़ का। डॉलर रेवेन्यू करीब 27% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, $369 मिलियन पर, और कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ नियरली 23% के ऊपर निकलती हुई दिखाई दे रही है। मार्जिन्स 11.8% के आसपास आए हैं। ऑर्डर इनटेक पिकअप दिखा रहा है। तीन लार्ज डील्स कंपनी ने दरअसल इस क्वार्टर में साइन की हैं। अच्छा आशीष, अगर आपकी मेमोरी वैसे काफ़ी स्ट्रांग है, मैं आपको एक चीज़ याद दिलाता हूँ। जब कोफोर्ज का ये एक्विजिशन आया था तो हमारी बात हुई थी, 2 दिन ब्रोकरेज नेगेटिव व्यूज़ लिए थे। मैंने एक चीज़ कही थी कि अगर मुझे चुनना हो बिटवीन दीज ब्रोकरेजेस एंड सुधीर सिंह, तो मैं सुधीर सिंह को चुनूंगा, क्योंकि कुछ सोच के उन्होंने ये किया होगा। और इमीडिएट रिएक्शन हमेशा मार्केट का नेगेटिव आता है, हमेशा मार्केट ऐसे एक्विजिशन में हमेशा नेगेटिव लेता है, लेकिन इवेंचुअली जब उसकी सिनर्जीज निकल कर आती हैं तो वो आगे जाके पता चलता है कि नहीं, वो कुछ सोचकर मैनेजमेंट ने वो डिसीजन लिया होगा। ये याद है जब आपने लाइन यूज करी तब याद है, मेरे ख्याल सबको याद होगा, घर बैठे भी ये चर्चा यहाँ पे हुई थी। मानस, इनमें से किसी में कोई ट्रेड नजर आ रहा है? नतीजे दोनों के अच्छे हैं, परसिस्टेंट के, कोफोर्ज के। देखिए, अगर दोनों में से बेटर की बात करें तो मेरे ख्याल से कोफोर्ज पे नजर रखनी चाहिए, क्योंकि पिछले 2 दिनों से लगातार स्टॉक ट्रेडिंग मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट ले रहा है। आपको केवल इंतजार करना है 7050 के ऊपर के प्राइस का। अगर 7050 के ऊपर कोफोर्ज निकले तब यहाँ पर खरीदारी करेंगे। माफ करिए, लेवल्स मैंने आपको गलत बताए हैं। जो लेवल है वो है 6950 का। 6950 के ऊपर अगर निकले तो कोफोर्ज में खरीदारी करनी चाहिए। 6800 के स्टॉप लॉस से 7250 तक के टारगेट कोफोर्ज में देखने को मिल सकते हैं। और ये भी मेंशन करूंगा कि जो लॉन्ग टर्म चार्ट्स हैं वो तो डेफिनेटली बेहतरीन है कोफोर्ज की। तो अगर इस स्पेस में खरीदारी करनी है पोर्टफोलियो में रखने के लिए, तो भी कोफोर्ज एक बहुत ही बढ़िया पिक हो सकता है। इंपॉर्टेंट पॉकेट्स हैं आज, IT और बैंक्स, फाइनेंशियल्स। हमने एक फाइनेंशियल डिस्कस करा, बजाज फाइनेंस का स्टॉक, और भी बहुत सारे हैं।
आईसीआईसीआई प्रू, मैक्स फाइनेंशियल, कैनफिन होम्स, एमएनएम फाइनेंशियल्स। हर्षदा, क्विकली इनके नंबर्स कैसे लग रहे हैं? पहले इंश्योरेंस कंपनियों की बात करते हैं। आईसीआईसीआई प्रू ने निराश किया, लेकिन मैक्स फाइनेंशियल का परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया रहा है आशीष। आईसीआईसीआई प्रू के केस में टोटल एनुअल प्रीमियम अर्न्ड उम्मीद से कम है, क्योंकि 3040 करोड़ का अनुमान था, ये 2500 करोड़ के आसपास आया। न्यू बिजनेस प्रीमियम में 13% तक की वृद्धि जरूर देखने को मिली है, लेकिन ये आंकड़ा भी उम्मीद से कम ही नजर आ रहा है। मार्जिन भी 24% का अनुमान था, 23% के आसपास आए हैं। वहीं मैक्स फाइनेंशियल के केस में आप गौर करिएगा, ज्यादा बेहतर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि रिटेल एनुअल प्रीमियम अर्न 2161 करोड़ के आसपास है, अनुमान 2108 करोड़ के आसपास का था। न्यू बिजनेस में करीब 25% तक का इजाफा देखने को मिल रहा है, यह भी आंकड़ा उम्मीद से काफी बेहतर है वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस का। और साथ ही साथ वीएनबी मार्जिन 23% के ऊपर आए हैं, जहां पर अनुमान था ये 22% पर आएंगे। कॉन्ट्रैक्शन है, लेकिन इतना कॉन्ट्रैक्शन नहीं है जितना मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था, उस लिहाज से पॉजिटिव है परफॉर्मेंस। कैनफिन होम्स मुनाफे में 34% का इजाफा, ब्याज से 7% बढ़ी, और नेट इंटरेस्ट मार्जिन में इजाफा देखने को मिला है, 3.57 से बढ़कर 3.75% के आसपास आया है। डिस्पर्समेंट 6% बढ़े हैं। एमएनएम फाइनेंस के केस में प्रॉफिटेबिलिटी मिस है और नेट एनपीए भी बढ़ता हुआ, तो मुनाफा 57% बढ़ा जरूर है, 369 करोड़ पर यह आया, अनुमान 452 करोड़ का था। ब्याज से आय भी उम्मीद से बेहतर है हालांकि, लेकिन मार्जिन 6.5% के आसपास है। और साथ ही साथ आप गौर करिएगा, यहाँ पर कंपनी कह रही है एसेट क्वालिटी में थोड़ा सा डिटेरिएशन देखने को मिला। इनफैक्ट इन्होंने अपनी गाइडेंस भी खासी बदली है। एनआईएम्स पहले जो FY25 के लिए 7.5% एक्सपेक्टेड था, उसे कॉन्ट्रैक्ट किया है, 6.5 से 6.7 की बात करते हैं। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 2 गुना बढ़ने थे, अब 1.8 से 2 गुना बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो बेसिकली ऊपरी लेवल से मार्जिन थोड़ा सा, ये आउटलुक जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। फाइनेंशियल्स के लिए, एनबीएफसी से थोड़ा सा चैलेंजिंग समय आ रहा है, ये बार बार अपफ्रंट बात हाईलाइट हो रही है। खैर, एक काम करें, अब एक ब्रोकरेज, कल अंबुजा सीमेंट्स के एक्विजिशन का अपडेट आया था, दिखाइए भी कंचन को स्क्रीन्स पे। ये मार्केट गिरने का इम्पैक्ट देखिए ड्रेसमैन पे कितना है। हर्षदा लाल में, मुझे लाल में बिठा दिया, कंचन लाल में, सुबह हॉर्मास को लाल में बिठा रखा था। ये हमारे ड्रेसमैन बेचारे इतने परेशान हो चुके हैं कि सबको लाल ही लाल कर दिया उन्होंने। क्या कह रहे हैं भाई अंबुजा सीमेंट पे ब्रोकरेज? जी, यहाँ पे ये खरीदारी की राय दी है और ये मान रहे हैं कि यहाँ से करीबन 35 to 38% का अपसाइड देखने को मिल सकता है। लक्ष्य जो दिया गया है वो दिया गया है 760 रुपये का। बेसिकली जो ओरिएंट सीमेंट में कंपनी अंबुजा जो है वो 46.8% की हिस्सेदारी खरीदने जा रही है। अगर इसकी डील वैल्यू देखें तो वो है करीबन 114 रुपये प्रति टन डॉलर की। साथ ही साथ ये जो एक्विजिशन होने वाला है उससे जो इनकी साउथ इंडिया में पकड़ है वो और भी ज़्यादा मजबूत हो सकती है। कैपेसिटी को 2 गुना करने का लक्ष्य बनाया है कंपनी ने। साथ ही साथ इस टाइम पे अगर कैपेसिटी देखी जाए, उनका रिजर्व देखा जाए तो वो है 250 मिलियन टन का, लेकिन इसमें और एडिशन करके कंपनी 140 मिलियन टन की कैपेसिटी को और जोड़ने वाली है। मिड टर्म में हो सकता है कि जो हमें ग्रोथ है वो थोड़ी सी स्लो देखने को मिले, लेकिन जो लॉन्ग टर्म का नजरिया है वो कहीं ना कहीं इंटैक्ट देखने को मिल सकता है। ओके, नमूरा ऑन अंबुजा सीमेंट। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बात करते हैं अब आशीष, मनी कंट्रोल और मनी कंट्रोल प्रो के डबल दिवाली धमाके की। बिजनेस, बाजार, फाइनेंशियल खबरों के लिए मनी कंट्रोल अब नंबर 1 डेस्टिनेशन है। जी हाँ, सितंबर महीने के ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि मनी कंट्रोल ने अपनी लीडरशिप को और मजबूत करते हुए अपने निकटतम प्रतिद्वंदी इकोनॉमिक टाइम्स को बड़े मार्जिन से पीछे छोड़ दिया है। मनी कंट्रोल ईटी से करीब 30% बढ़ा है। 53.16 मिलियन यूनिक विजिटर्स के साथ मनी कंट्रोल नंबर 1, जबकि ईटी के पास हैं 41.37 मिलियन, यानी ईटी के मुकाबले करीब 12 मिलियन यूनिक विजिटर्स ज़्यादा। पेज व्यूज़ एंड टाइम स्पेंड मामले में भी मनी कंट्रोल ईटी के मुकाबले काफ़ी आगे है। और देश के सबसे बड़े डिजिटल न्यूज़ सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म मनी कंट्रोल प्रो ने भी कमाल किया है। इसके पेड सब्सक्राइबर्स 10 लाख के पार, यानी 1 मिलियन को क्रॉस किया है। मनी कंट्रोल प्रो के सब्सक्रिप्शन दुनिया के टॉप 15 बड़े न्यूज़ सब्सक्रिप्शन में शुमार हैं। आपको बता दें, मनी कंट्रोल लिस्टेड कंपनी नेटवर्क 18 का हिस्सा है। स्क्रीन में दिख रहे बार कोड को स्कैन कीजिए और बनिए मनी कंट्रोल प्रो का एक हिस्सा। गजब कर रखा है हमारी सहयोगी मनी कंट्रोल ने। खैर, उसके कितने एक्सक्लूसिव वगैरह हम इस प्लेटफॉर्म पे आपको सुनाते भी हैं। सबसे पहले आवाज़ पे मिलता है आपको सारी डिटेल्स।
और हर्षदा जो तमाम रिजल्ट्स बता रही थी, प्रोड्यूसर साहब ने ब्यूटीफुली वीव इन कर दिया था उसके साथ टीजर्स। ये सारे दिग्गज नतीजों के मैनेजमेंट्स आपको दिन के दौरान सीएनबीसी आवाज पे जुड़ते हुए नजर आएंगे। तो लिंक प्रेजेंटेशन के दौरान ही आपने देखा होगा, टाइमिंग के साथ अपडेट स्क्रीन पे चल रहे हैं। हर्षदा, बाकी के नंबर्स, अच्छा उसमें इंडस टावर पहले इंपॉर्टेंट, इंडस टावर कैसा लग रहा है? इंडस टावर प्रॉफिटेबिलिटी 71% बढ़ी है, 2223 करोड़ के आसपास फिगर है। रेवेन्यू में 4.5% का इजाफा है। इबिटा 42% बढ़ता हुआ दिखाई दिया आशीष, और साथ ही साथ मार्जिन्स में भी स्केल देखने को मिला है। 48% के मार्जिन 65% के आसपास आ खड़े हुए हैं। ये इंडस टावर के नंबर्स हैं। मैं वेरी क्विकली जोमेटो पर भी एक बार नज़र डाल लेती हूँ, क्योंकि नंबर्स बहुत ही बढ़िया है। 36 करोड़ से 176 करोड़ का मुनाफा हो चुका है। रेवेन्यू में 68% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। इबिटा लॉस था पिछले क्वार्टर में, यहाँ पर इबिटा प्रॉफिट है 226 करोड़ का, और मार्जिन 4.7% पर हैं। 55% ग्रोथ जीओवी देखने को दिखा रही है B2C बिजनेस में। एडजस्टेड इबिटा में 8 गुना का इजाफा है। फूड डिलीवरी की ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू 21% बढ़ी है। क्विक कॉमर्स में 122% तक का इजाफा देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ ब्लिंकिट का जो इबिटा लॉस है, जो पिछले साल इस तिमाही में 125 करोड़ का था, वो अब सिर्फ 8 करोड़ रह गया है। तो ब्लिंकिट अब प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, अगर ये रन रेट जारी रहता है। साथ ही जिस बात की एक्सपेक्टेशन थी, 8,500 करोड़ के QIP को अप्रूवल कंपनी के बोर्ड ने दे दिया है। यहाँ पर दीपेंद्र गोयल ने स्पेसिफिकली कहा कि देखिए, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप के चलते कंपनी अपनी कैश बैलेंस को एनहांस करना चाहती है। ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड की तैयारी कर रहे हैं इनके कॉम्पिटिटर्स के सामने, जो अब वहाँ पर भी कैपिटल रेज हो रहा है। लार्जली वो स्विगी की बात कर रहे हैं। ये एक स्टॉक रहेगा रेडार पर। पेटीएम के लिए भी बहुत बड़ी डेवलपमेंट आ रही है। कंपनी को NPCI की तरफ से फाइनली अप्रूवल मिल गया है 9 महीनों के बाद, कि ये अब न्यू UPI यूजर्स को ऑनबोर्ड कर सकेंगे। आपको याद होगा, कंपनी पर जो पेमेंट बैंक की गाज गिरी थी, रेगुलेटर ने एक्शन लिया था। उसके बाद नए UPI यूजर्स ये ऑनबोर्ड नहीं कर पा रहे थे। उससे कंपनी के बिजनेस पर भी खासा असर पड़ा है। दिसंबर में जब ये रिस्ट्रिक्शन आया था, कंपनी के फ्रंट पर करीब करीब 10 करोड़ मंथली ट्रांजैक्टिंग यूजर्स हुआ करते थे। ये आंकड़ा सितंबर में ट्रिम होकर 7 करोड़ के नीचे आया, 6.8 करोड़। तो 9 महीनों में इतना बड़ा इंपैक्ट आता हुआ दिखाई दिया है। अब अप्रूवल मिल गया है तो एक रिलीफ आना चाहिए। अंबर एंटरप्राइजेज एक और स्टॉक है जिस पर आपकी नजरें होनी चाहिए आज। नंबर्स अच्छे हैं, प्रॉफिट दिखा है कंपनी की तरफ से, 82% की ग्रोथ रेवेन्यू में है। इबिटा 90% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, मार्जिन्स बढ़कर आए हैं। तो ये भी एक और तिमाही नतीजा है जिस पर बाजार रिएक्ट करेगा। ओके, पेटीएम मैं एक्चुअली बिग स्टॉक्स में सोच रहा था इसको लूँ या ना लूँ आज, क्योंकि पेटीएम के लिए खबर अच्छी है। अच्छा, पेटीएम पे ना ये थोड़ा सा एक्सपेक्टेड था। मैं उसका रीज़न बताता हूँ। क्योंकि जब से ये ऑन बोर्डिंग बंद हुई थी ना पेटीएम के केस में, उसके बाद से ऑब्वियसली बाकियों का मार्केट शेयर बढ़ेगा। तो गूगल पे और फ़ोन पे का मार्केट शेयर बढ़ रहा था। आई थिंक एक पर्टिकुलर लिमिट है जो RBI का रिस्ट्रिक्शन है कि उससे ज़्यादा एक या 2 प्लेयर्स नहीं कर सकते। तो इन दैट केस ये आना था, मार्केट काफ़ी टाइम से एक्सपेक्ट कर रहा था। वैसे भी पेटीएम आई थिंक एक ऐसा स्टॉक है जो आशीष हमारी बात हुई थी जब वो स्टॉक 2 दिन इसने लगातार डाउन सर्किट मारे थे। बस पेटीएम का 6 महीने का चार्ट लेकर आइए जरा स्क्रीन पर। जब पेटीएम ने 3 महीने में देखिए 50% करीब चला है, 6 महीने में 80% चला है, और उससे जस्ट पहले वो 12 महीने का रख दीजिए। आई थिंक 12 महीने का बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, तो 6 महीने में इसने करीब करीब 80% रिटर्न आपको कमा कर दिए हैं। लेकिन उससे पहले का अगर आप देखें, ये देखिए, ये वो मामला है। याद है जब वो इस तरीके से गिरा था और 300 रुपये पर आया था, तब एक बात ये हुई थी, और तब हमारी समीर अरोड़ा से बात हुई थी, और उन्होंने ये बात कही थी कि अब जिस लेवल पर आ गया उतना तो ऑलमोस्ट कंपनी के पास कैश है, तो उस समय खोने को कोई बहुत ज़्यादा था नहीं। तो वो मौका था उस समय पेटीएम लेने का। अब वहाँ से लेके ये ऑलमोस्ट सब अपने उस हाई पर आ गया। आज देखते हैं किस तरीके से रिएक्ट करेगा मार्केट में। ओके, रखिए स्टॉक रडार पे। इसी नोट पर आज के मुनाफे की तैयारी पूरी। ब्रेक के उस पार पहला सौदा।